हेलो एवरीवन। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी सेल से बनी हुई है। कुछ होते हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, कुछ होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। जैसे क्या हो रहा है, घर बनता है तो घर जो है एक एक ईंट को जोड़ के बनता है। उसी तरीके से सेल जो है एक एक सेल जुड़ कर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए कहा जाता है इसको। और इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक सेल में एबिलिटी होती है काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने की। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो रहा है, उसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। अलग अलग फंक्शंस जो हैं उसके अंदर हो रहे हैं। तो एक सिंगल सेल के अंदर एबिलिटी है काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करने की भी, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। अब सेल मिलकर, एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और एक जैसे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी बॉडी कितने सेल से बनी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से बनी है तो उसको यूनिसेल्युलर बोलेंगे। और अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी काफ़ी सारे सेल्स से बनी हुई है तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टी सेल्युलर के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें सेल्स दिखे। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किए 1665 में वो डेड सेल थे। पहली बार लिविंग सेल्स को एंटन वॉन लीeuwenhoek ने देखा, और जो न्यूक्लियस है उसको हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। सेल स्ट्रक्चर, तो सेल में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सेल वॉल फर्स्ट कंपोनेंट है। तो ये जो आउटर लेयर है ये सेल वॉल है, जो कि सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया में पाई जाती है और एनिमल में एब्सेंट होती है। उसके अंदर पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? तो सेल ऑर्गेनेलीज में आता है न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हमने एनिमल सेल की डायग्राम ली है। इससे हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है तो आउटर जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर यहाँ प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल होता तो एक और लेयर होती है और उसको हम बोलते सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का जो हमें दिख रहा है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। नेक्स्ट है इसके बाहर आते हैं तो हमें दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरा जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो
दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्म, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर कोई भी राइबोसोम जो है नहीं होता है, और ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है। इसके बाद हमारे पास आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं सेल में। और जो लाइसोसोम्स होते हैं, जैसे कोई मटेरियल डिग्रेड करना है सेल में, तो लाइसोसोम में किया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है एटीपी को। हमारे साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जैसे ये फ्री राइबोसोम पाया जा रहा है, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी दी गई है यहाँ पर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और वही जो है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रहा होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म दोनों टाइप के सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ मीजोसोम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन 70S टाइप के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन के बिना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और न्यूक्लियस, ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जब राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। जबकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना राइबोसोम भी होता है और अपना डीएनए भी होता है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी, या फिर होंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि दो मेम्ब्रेन होंगी उनके बाहर। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो हैं वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।